हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फंडामेंटल केमिस्ट्री। मेरा नाम समीर श्रीवास्तव है और आज हम लोग पीवाईक्यू प्रैक्टिस में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि हम लोग जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो नीट का भी होगा और साथ साथ जेईई मेन का भी होगा। नीट में हम लास्ट 5-6 ईयर्स का क्वेश्चन उठाए हैं और जेईई मेन आपका हम इस साल जो जनवरी फरवरी का पेपर हुआ है उनका सिर्फ क्वेश्चन लेंगे, यानी 2024 का। अब देखिए, अगर आप सिलेबस को ध्यान से देखेंगे फ्रेंड्स, तो सिलेबस एकदम सेम है, इसलिए हम दोनों एक साथ लगा दिए हैं। इसमें भी अगर इस पोर्शन को देखेंगे तो ये आपका रिडॉक्स रिएक्शन हो जाता है और इतना आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सिमिलरली ये आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को दो पार्ट अलग करके लिए हैं, एक दिस वन एंड दिस वन, आगे हम आपको दिखाएंगे। नाउ एक बार यहीं पर अगर हम बताएं लाइक क्वेश्चन पैटर्न कैसा है आपका, जो इस साल जेईई मेन आपका जो क्वेश्चंस आया है वो ज़्यादा ऑन अ इंटीजर यानी न्यूमेरिकल साइड आया है, जिसमें इलेक्ट्रोलाइसिस पर ज़्यादा क्वेश्चन पूछा है। 2-3 क्वेश्चन थ्योरेटिकल भी है, बट नीट के लिए जो क्वेश्चंस है वो ऑलमोस्ट हर पार्ट को कवर करते गया है। कुछ न्यूमेरिकल है तो कुछ थ्योरेटिकल है, तो आपके लिए ऑलमोस्ट हर कवर को किया है, लेकिन आपके लिए इस साल पर्टिकुलरली ज़्यादातर न्यूमेरिकल आया है। अब देखिए, हम दोनों इसलिए लेकर चल रहे हैं फ्रेंड्स, जैसा कि हम नीट आपको बोले थे आपके लिए हम डेडिकेटेड वीडियोज़ लाएंगे, और जेईई मेन आपका एग्जाम स्टार्ट है, बट हम आपका फिजिकल का पोर्शन नहीं कराए थे, इसलिए इन दोनों चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम एक साथ अब फिजिकल को भी कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए अब डायरेक्टली लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। एंड फॉर द जेईई मेन गाइज, जैसा कि हम आपको कहे कि सिंस 2024 का ही हम कवर कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट सारा वीडियो हम पहले बना के रखे हुए हैं, तो हम जस्ट आपको रेफर करते जाएंगे। प्लीज़ आप उसको देख लीजिएगा, क्योंकि अगर इसी में बताने चलेंगे तो वीडियो लंबा चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए, जैसा कि बोले दिस पोर्शन, इसको देखिए, ये वही है। अब इसमें क्वेश्चंस कैसे कैसे आता है आगे हम लोग देखेंगे। कोलराउज लॉ एप्लीकेशन पर, फिर देखेंगे मोलर कंडक्टिविटी एंड देयर वेरिएशन। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से निकलेगा, क्योंकि यहाँ से पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। अब एक जो क्वेश्चन बनता है कंडक्टेंस वाला, जो कि यहाँ हम लोग सॉल्व करेंगे, और ये है थ्योरेटिकल क्वेश्चन, उसको आगे देखेंगे। पहले हम आपको थ्योरेटिकल करा देते हैं, फिर हम इस पर आते हैं। देखिए, जैसा कि बोले ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक एंड मेटालिक कंडक्शन। अब इसमें क्वेश्चन क्या बन रहा है, देखिए, एक आयन ले लिए, अब उसको पानी में हम डाल दिए, तो पानी में वो कैसे उसके कारण उसका कंडक्टिविटी शो करेगा, और मेटल्स के कारण कंडक्टिविटी कैसे शो करेगा। अब आपको जो ये क्वेश्चन पूछा है 2015 AIPMT और इस साल जेईई मेन का, अगेन दिस वन, इसी कॉन्सेप्ट पर। दोनों क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट देखिए, अगेन एनसीईआरटी का है, तो ये किन किन फैक्टर पर डिपेंड करेगा यहाँ दे रखा हुआ है। अब हम जस्ट थोड़ा सा ब्रीफ कर देते हैं, तब आपको ये चीज क्लियर हो जाएगा। देखिए, अगर हम एक कोई भी स्पेसीज को पानी में दे रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है उस पर डिपेंड करेगा, यानी नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की बात हो रही है। तो अगर आप इमेजिन कीजिए हम NaCl को देते हैं पानी में, या CH3CO माइनस, आई मीन एसिटिक एसिड को देते हैं पानी में, तो पानी में कंडक्टिविटी किसके कारण होता है? जनरली कंडक्टिविटी एक इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, जो हम लोग नॉर्मली पढ़ते हैं, या फिर पानी में दे रहे हैं तो आयंस के कारण होता है। तो अब देखिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट देंगे तो, और वीक इलेक्ट्रोलाइट देंगे तो सिंस वो डिपेंड कर रहा है आयंस पे, तो जितना ज्यादा आयंस होगा उतना ज्यादा कंडक्टिविटी होगा। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली डिसोशिएट करता है, तो नंबर ऑफ आयंस यहाँ से ज्यादा मिलेंगे। वीक इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीट डिसोशिएट नहीं करता है, तो नंबर ऑफ आयंस कम मिलेंगे। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पर डिपेंड किया कि नहीं, और इसी पर क्वेश्चन है। तो देखिए, पूछ रखा है कि किस केस में बेस्ट निकलेगा। तो देखिए, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है, ये वीक है, डायरेक्टली आंसर इज बी। अब इसी क्वेश्चन को यहाँ पर कैसे पूछ रहा है, अभी भी अब पूछ रहा है कि किस पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, अब देखिए, यहाँ आपको इलेक्ट्रोलाइट का पूछ लिया, कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है, डायरेक्टली यहाँ पर स्टेटमेंट लिख दिया नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो समझ में आ रहा है ना, यहाँ डायरेक्टली नेचर कह दिया, और उसी नेचर को यहाँ चेक करना था कौन सा नेचर सही है। अब बाकी फैक्टर्स को देखते हैं। अब आप इमेजिन कीजिए, सिंस आयंस पर डिपेंड कर रहा है, तो जितना ज़्यादा हम कंसंट्रेशन लेंगे उतना ज़्यादा उसका पानी में टूट के निकलेगा। अगर एक NaCl ले रहे हैं तो एक Na+ का आयन, एक Cl+ का आयन, दो ले लेंगे तो दो Na+ का आयन, दो Cl+ का आयन, सॉरी Cl- का आयन। तो इस पर भी डिपेंड करेगा, यानी आपका कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगा। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, ऑब्वियस सी बात है, अब सिंस हम पानी में दे रहे हैं तो पानी में डिसोशिएट करेगा कब, जब वो आई मीन लाइक डिजॉल्व्स लाइक का कॉन्सेप्ट होता है। तो अगर उसमें डिजॉल्व ही नहीं करेगा तो डिसोशिएट क्यों करेगा? इसीलिए सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करेगा, लेकिन इलेक्ट्रोड पे नहीं करता है, तो इसलिए आंसर इज दिस वन। और बाकी फैक्टर्स भी देख लीजिए, नेचर हो गया, साइज एंड देयर सॉल्वेशन पे भी डिपेंड करता है। इसके डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं,
जनरली जो हम लोग पढ़ते हैं एस ब्लॉक में जनरली पढ़ते हैं, लाइक आयनिक मोबिलिटी ऑफ टॉप टू बॉटम इन एक्वा सॉल्यूशन, तो हम लोग बोलते हैं नीचे वाला यानी सीजियम आयन का सबसे ज़्यादा होता है और लिथियम आयन का ये सबका कम होता है, हाइड्रेशन का कॉन्सेप्ट होता है। तो उतना डिटेल में नहीं जा रहे हैं, जस्ट आप समझ लीजिए कि हाँ सॉल्वेशन पे भी डिपेंड करता है, नेचर बता ही दिए, कंसंट्रेशन बता ही दिए और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। याद क्या रखिएगा, इट इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। अब बाद बाकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस भी ये 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो ये वाला पार्ट हो गया। अब हम आते हैं न्यूमेरिकल पे। देखिए इसमें जो जनरली क्वेश्चन बनता है, पहले हम फॉर्मूला बताते हैं, रेजिस्टेंस बराबर कंडक्टिविटी इंटू लेंथ अपॉन एरिया। अब यहीं से फॉर्मूला निकल कर आता है, वो फॉर्मूला क्या है हम डायरेक्टली बता दे रहे हैं। देखिए शॉर्टकट बता रहे हैं, SRK शाहरुख खान होता है तो याद रखिए CRK, ठीक है। अब CRK क्या है हम बता रहे हैं। क्वेश्चन देखिए, द कंडक्टिविटी, ठीक है, ऑफ ए सेंटीमोलर सॉल्यूशन ऑफ KCl एट इज दिस, यानी कंडक्टिविटी दे रखा हुआ है, दूसरा रेजिस्टेंस दे रखा हुआ है, हमें सेल कांस्टेंट बताना है। अब इसमें होता क्या है, ये जो आपको दिख रहा है इसी को कहते हैं सेल कांस्टेंट, जिसको आप CC बोलिए या C बोलिए, यही आपका C होता है। रेजिस्टेंस हमें दे रखा हुआ है और कप्पा यही आपका कंडक्टिविटी होता है। तो अब आप दो तरह से फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, एक C बराबर बेसिकली RK, ठीक है, जहां सेल कांस्टेंट बराबर रेजिस्टेंस इनटू कंडक्टिविटी, या फिर C बराबर आपका कंडक्टिविटी अपॉन G। क्यों? क्योंकि जिस तरह से रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस होता है उसी तरह रेजिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी होता है, और यहीं से ये दोनों फॉर्मूला डिराइव होता है। हम डेरिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू में नहीं जा रहे हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। इसके पहले हम वीडियो बना भी रहे थे, हम देखे वीडियो 25 मिनट ऊपर ही चला गया, इसलिए हम उसको पॉज करके फिर से बना रहे हैं, I mean, उसको बंद करके फिर से नया वीडियो कर रहे हैं। तो देखिए अब सिंस क्या बोले रेजिस्टेंस का उसका कंडक्टेंस, तो इसलिए वो R के जगह 1/G हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब हम ये दो फॉर्मूला क्यों बता रहे हैं, क्योंकि डिपेंडिंग अपॉन आपको क्या दे रखा हुआ है, सेल कांस्टेंट निकालना ही है, आपका क्या कंडक्टिविटी कप्पा दे ही रखा हुआ है। अब यहाँ रेजिस्टेंस दे रखा है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, कंडक्टेंस दे रहा था तो ये लगाते। अब डायरेक्टली हम यहाँ क्या करेंगे, फॉर्मूला पुट कर दीजिए, I mean वैल्यू पुट कर दीजिए, C बराबर 60 ओम इंटू 0.021 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ओम इनवर्स से ओम गया। अब इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे और सेंटीमीटर इनवर्स के टर्म में है, इस चैप्टर में खासकर आपको यूनिट कन्वर्जन का बहुत ध्यान देना है। तो लिख सकते हैं 6 इंटू, क्योंकि एक डेसिमल चला जाएगा, इंटू 0.21, तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, डेसिमल के बाद 2 जीरो तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट तो 2 डिजिट 1.26, डायरेक्टली आंसर 2। क्लियर हो गया ना। अब देखिए अब आते हैं इस पे। अब देखिए इस पे एक क्वेश्चन क्या बनता है, कभी कभी ऐसे भी बनता है कि अगर एक ही सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस दे रखा हुआ है, मान लेते हैं एक ही सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस यहाँ R1 R2 करके दे दे और कंडक्टिविटी इसका K1 दे दे, कप्पा 1 दे दे और इसका कप्पा 2 दे दे, और कह देता है कि कप्पा निकालिए कप्पा 2, और कह रखा है कि सेम सॉल्यूशन है, तो सेम सॉल्यूशन का मतलब हो जाता है कि उसका सेल कांस्टेंट सेम है। तो वैसे केस में आप क्या करेंगे, C बराबर R1 K1 डिवाइडेड बाई C बराबर R2 K2, तो कांस्टेंट से कांस्टेंट गया क्योंकि ये तो सेम रह गया, सॉल्यूशन सेम है। अब यहाँ से आप निकाल सकते हैं R1 K1 बराबर R2 K2, अब 3 वैल्यू दिया रहा है, चौथा आप निकाल लीजिए। क्लियर। अब देखिए कोलराउज लॉ, इसमें बस आपको क्या करना है, पहले समझ लेते कोलराउज लॉ क्या है। कोलराउज लॉ ये कहता है कि अगर हम इलेक्ट्रोलाइट को इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ले जाएंगे तो उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो इंडिविजुअल आयन के थ्रू होगा। नहीं समझ में आया, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए अगर हमें इसका क्या रखा हुआ है तो सीधा सा बात है, इसको आप पार्ट वाइज तोड़ दीजिए। कैसे, CH3COH को अगर हम तोड़ेंगे तो माइनस और प्लस के फॉर्म में टूटेगा, हमें यही चाहिए, इसी का वैल्यू चाहिए। और क्वेश्चन क्या फ्रेम होता है, अलग अलग स्पेसेस दिया रहता है, तो उनको भी हम क्या करेंगे, पार्ट में तोड़ देंगे और जोड़ जाड़ के ये वाला स्पेसेस बना देंगे। देखिए कैसे, NaCl को अगर हम तोड़ेंगे तो Na प्लस Cl माइनस बनेगा, उसी तरह हम HCl को भी तोड़ के H प्लस और Cl माइनस लिख सकते हैं, CH3CO माइनस को लिख सकते हैं माइनस और Na प्लस। अब हमें ये कॉम्बिनेशन लेना है, तो देखिए कैसे पॉसिबल, अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ से मेरा ये दोनों मिल रहा है, तो हम लिख सकते हैं CH3CO माइनस H प्लस प्लस Na प्लस प्लस Cl माइनस। और हमको ये नहीं चाहिए Na प्लस Cl माइनस, तो हम क्या करेंगे, इससे घटा देंगे तो माइनस ऑफ Na प्लस, और प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस Cl माइनस,
इससे ये गया, इससे ये गया, तो हमारा आंसर आ गया ना। अब इसी में हमें बस वैल्यू देख लेना है, पहला, दूसरा, तीसरा। तो देखिए ये दोनों को जोड़ना है और इससे घटा देना है, तो हमें शॉर्टकट लगा देते हैं। 26 से 26 गया तो 400 से 100 गया तो 300, और 300 में समथिंग 90 जोड़ देंगे तो 390 के आसपास। आपको इस तरह से थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि कितना इजी कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब यही तरीका यहाँ अप्लाई करना है। यहाँ डेटा दे रखा था तो अब यहाँ पे हमें XYZ दे रखा हुआ है, बट ये एक अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन किस सेंस में है अभी हम सॉल्व करते हैं तो आपको हम बता रहे हैं। इसको आप 3 कर लीजिए। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, CH3 CO माइनस और H प्लस, क्योंकि हमें यही चाहिए, और आपका दे क्या रखा है वो लिख लेते पहले। CH3 CO माइनस और K प्लस, ये देखिए 2K प्लस प्लस SO4 का होल 2 माइनस, ये क्या है 2H प्लस SO4 का होल 2 माइनस। अब सभी का वैल्यू सामने लिख लेते हैं, Z, K2SO4 का क्या है Y, और आपका H2SO4 का है X। हमें चाहिए CH3COH प्लस, है ना। तो अब आप देखिए यहाँ 2 और 2 है तो हमको 2 बनाना पड़ेगा, इसको 2, तो ये भी हो गया 2। अब H प्लस पार्टनर देखिए यहाँ पर है तो हमको इसको और इसको जोड़ना पड़ेगा, तो हम लिख सकते हैं 2Z प्लस X, जो कि हमारे क्या निकल कर आएगा 2 टाइम्स ऑफ COH। अब ये देखिए लाइक K2SO4 हम लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों के जोड़ने से वही बनेगा। अब हमें ये हटाना है तो हमको इससे माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ से भी K2SO4 आएगा, तो हम कह सकते हैं 2Z प्लस X माइनस Y निकल कर आएगा। बट आप क्या ध्यान दीजिए, इन पूरे कैलकुलेशन में हमें क्या आ रहा है 2 टाइम्स आ रहा है, बट हमें एक का निकालना है, यही इंपॉर्टेंट है। और आपसे गलती हो जाए इसलिए ऑप्शन भी देखिए 2Z प्लस X माइनस वाई, 2Z प्लस X माइनस वाई, आप इसको मार सकते हैं। लेकिन अब करेंगे क्या, हमें 2 से डिवाइड करना है। अगर इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमको इसको ओवरऑल 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि तभी तो ये 2 से 2 जाएगा। अब बस इसको रीअरेंज करके लिख लीजिए, तो हम क्या कह सकते हैं Z प्लस X माइनस वाई बाई 2, यही तो निकल कर आएगा ना। तो Z प्लस X माइनस वाई बाई 2 आंसर इज डी। अब अगला ये क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हम जैसा कि बोले स्टार्टिंग में हम वीडियो पहले ही बनाए थे बट बहुत लंबा चला गया था, वो था इस क्वेश्चन के कारण। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं हम इसको एक अलग वीडियो बनाकर डाल देंगे, क्योंकि 5-6 मिनट अच्छे से लेके हम इसको एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, हड़बड़ में हम नहीं भगाना चाह रहे, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ बहुत सारा कॉन्सेप्ट निकल कर आएंगे। ठीक है, तो हम आगे बढ़ रहे हैं। और हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं फ्रेंड्स क्योंकि देखिए मेरे पास वैसा सिस्टम लैपटॉप नहीं है। अगर हम मान लेते हैं अगर हम 10 मिनट का वीडियो बनाते हैं तो वो रिकॉर्डिंग रेडी होते में हमको 1.5 घंटा लगता है। तो आप इमेजिन कर लीजिए अगर 30 मिनट 35 मिनट का वीडियो हो जाता है तो वो 3-3 घंटा तक चला जाता है। इसलिए हम अगर एक वीडियो बनाते हैं तो हमको पूरा रेडी करने में हमको 6-7 घंटा चल जाता है, इसलिए हम इसको अवॉइड कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब जैसे कि स्टार्टिंग में ही बोले एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, अभी तक तो आया नहीं बट हम बता देते हैं, इसलिए हम ये ले लिए हैं। एनसीईआरटी का स्नैपशॉट है। आपको क्या याद रखना है कि एक ही केस है जिस केस में कंसंट्रेशन डिक्रीज करने पे उसका वैल्यू घटता है। डिक्रीज इन कंसंट्रेशन बोले या फिर कहे डाइल्यूशन, दोनों एक ही है। डाइल्यूशन का मतलब ही होता है कि कंसंट्रेशन को हम कम कर रहे हैं। तो देखिए कंडक्टिविटी, और इसका एक और नाम होता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, कंडक्टिविटी को एक और नाम से कहते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस। जो शुरू में हम बताए C बराबर आर के, तो यही वो कंडक्टिविटी है और इसी को हम कह रहे हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो सिर्फ यही एक केस है जो डाइल्यूशन करने पे या फिर कंसंट्रेशन डिक्रीज करने पे घटता है, बाकी कुछ भी पूछ ले बढ़ता है। ये आप याद रखिएगा एक ट्रिक। ठीक है, अब जैसा कि बोले वो वही क्वेश्चन है पीछे जो हम बोल कर आए कि हम इसको बाद में कराएंगे, ये इसी पर है और यहीं से हम पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, अब सेकंड पार्ट पे आते हैं। तो एक बार हम रिपीट करा देते हैं फर्स्ट पार्ट में हम लोग क्या क्या देखे हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट में कोलराउज लॉ हम बता दिए क्या क्वेश्चन बन रहा है, अच्छा क्वेश्चन था। फिर एक क्वेश्चन जो बन रहा है मोलर कंडक्टिविटी एंड वेरिएशंस, इस पर हम कराना बाकी है। ये जो वेरिएशंस था ये वही था कि किस केस में डाइल्यूशन करने पे घटता है बढ़ता है, जो अभी हम स्नैपशॉट दिखाएं। और तीसरा कंडक्टेंस ये वाला, और चौथा इलेक्ट्रोलाइटिक और मेटालिक। यहाँ से ज़्यादातर थियोरेटिकल क्वेश्चन आता है। अब अगला पार्ट स्टार्ट करते हैं और यहीं से फ्रेंड्स ज़्यादातर जेईई मेन बच्चे लोग का क्वेश्चन आता है और नीट वाले का हल्का फुल्का आता है। देखिए कैसे, सबसे पहले आप ये देखिए नीट 2020 में क्वेश्चन क्या आया है। डायरेक्टली एनसीईआरटी उठा लेते हैं हम। ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एनोड पे क्या निकलेगा। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, साफ साफ दिख रहा है ऑक्सीजन निकलेगा, डायरेक्टली ऑक्सीजन O2 गैस।
अब यहाँ पे एक चीज और अच्छा दे रखा हुआ है कि क्या रखा है, फॉर डाइल्यूट H2SO4 रिएक्शन 3.38 यानी ये होगा, बट एट हायर कंसेंट्रेशन H2SO4 रिएक्शन 3.39 यानी दिस वन, ये प्रीफर होता है। बस दे रखा तो हम सोचे बता दें। अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये हम कॉन्सेप्चुअली सॉल्व कराना पसंद करते हैं, फॉर्मूला हमको अच्छा नहीं लगता है, जहां लगेगा हम बता देंगे, ठीक है, बट कॉन्सेप्ट से जाएंगे ना तो फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। देखिए क्वेश्चन क्या बनता है नॉर्मली, अब हम एक सॉल्यूशन ले लेते हैं, इसमें एक इलेक्ट्रोड डाल देते हैं और इसको करंट से जोड़ देते हैं, तो होता क्या है, जो सॉल्यूशन में जो आयंस है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर करके इस इलेक्ट्रोड पे आके चिपक जाता है, जिसको हम लोग क्लास 10th में पढ़ते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग, कुछ वही कॉन्सेप्ट है। तो देखिए अब कह रखा है द नंबर ऑफ फैराडे रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम, इसको ध्यान मत दीजिए अभी, ऑफ, आपको क्या ध्यान देना है हमें, CaCl2, ये CaCl2 हम लिए थे जैसा बोले। अब ये सॉल्यूशन CaCl2 में हम करंट का झटका दे रहे हैं, तो जिससे कि हो क्या रहा है, आपका कैल्शियम बन के निकल कर आ रहा है, मेटालिक कैल्शियम, यानी इसको अगर हम आयंस के फॉर्म में तोड़े तो हम कह सकते हैं Ca2+ को इलेक्ट्रॉन का झटका लगा, करंट का झटका लगा, सॉरी इलेक्ट्रॉन कह रहे, करंट का झटका लगा तो कैल्शियम बना, तो 2+ से Ca जा रहे तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन को ही तो गेन करना पड़ेगा, वही चीज हो गया, यहाँ Ca2+ के फॉर्म में था, करंट का झटका लगा, इलेक्ट्रॉन गेन किया, आके से चिपक गया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या बनता है, ये जो मान लेते हैं रफली कह रहे हैं या n इलेक्ट्रॉन है, उसी को कहेंगे n फैराडे, तो 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 फैराडे। अब सिंपल बेसिक्स लगाइए, 1 मोल Ca2+ से 1 मोल Ca बनाना है तो 2 फैराडे चार्ज लग रहा है, हम इसको कह सकते हैं 2 फैराडे चार्ज हमको कितना देगा, 1 मोल Ca देगा, और 1 मोल Ca का क्या वैल्यू दे रखा हुआ, 40 ग्राम, यानी 2 फैराडे 40 ग्राम देगा, तो हमें 20 ग्राम में कितना मिलेगा, इसको उल्टा लिखते हैं। अब 40 ग्राम से हमें 2 फैराडे चार्ज मिल रहा है, 2 फैराडे चार्ज यूज करना पड़ेगा, रिक्वायर्ड वही तो कह रहा है, तो एक के लिए कितना 2f/40, तो 20 के लिए कितना इंटू 20, 22 जा 40/40, तो यहां से निकल के आएगा 1, डायरेक्टली 1। अब आप सॉल्व करते रहिए फॉर्मूला पे, हम समझा दिए कॉन्सेप्ट पे। अब देखिए, अब ये सब क्वेश्चंस फ्रेंड्स जैसा कि हम बोले ये हम करा चुके हैं जेईई में, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप देख लीजिएगा, क्योंकि वीडियो लंबा चला जाएगा, क्योंकि कराया हुआ भी है अच्छे से, वहां हम डिटेल में एक्सप्लेन किया है। ये देखिए 30 जनवरी आपका क्या है, वही है सिम, फैराडेज लॉ पर है, कितना करंट का झटका देंगे, क्या है, दिस है दैट है, अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए। ये भी वही क्वेश्चन है, देखिए एक कांस्टेंट करंट वाज पास्ड, ध्यान दीजिए हम आपको एनालिसिस करा रहे हैं, मास ऑफ जिंक कितना प्रोड्यूस होगा, वही इलेक्ट्रोलाइसिस पे, मास ऑफ सिल्वर कितना होगा, वही इलेक्ट्रोलाइसिस पे, इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे, तो देखिए टोटल कितना 1 2 3 और 4 क्वेश्चन बना, ये 5वां क्वेश्चन है, हम ये नहीं कराए हुए हैं इसलिए हम इसको बता दे रहे हैं। देखिए वही बेसिक्स लगाते हैं, कॉपर सल्फेट उठाइए, जिसमें कितना होगा, कॉपर 2+ होगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा जिससे कि कॉपर एटम बनेगा, ग्राम एटम। अगेन बेसिक्स लगाना है, 1 फैराडे चार्ज, अब क्वेश्चन घुमा दिया बस, हमको क्या फर्क पड़ता है, हम बेसिक्स लगाते हैं, 2 फैराडे चार्ज लेंगे तो 1 मोल बनेगा, तो हमें 1 फैराडे चार्ज पे कितना आएगा, 1/2 मोल बनेगा, और यही कितना होता है 0.5, 1/2, और ग्राम एटम का मतलब मोल ही होता है, तो 0.5 बनेगा। अब हमको इसके टर्म में लिखना है तो हम 10 से गुना और 10 से डिवाइड, तो यहाँ से निकल कर आ गया 5, 5 × 10⁻⁻1, तो x का वैल्यू 5, डायरेक्टली आंसर 5। तो चाहे ये क्वेश्चन हो या पीछे हम आपका नीट का कराए, हम जैसा कि बोलते हैं फ्रेंड्स कॉन्सेप्ट रिपीट करता है, कुछ फर्क पड़ा नहीं पड़ा ना, और बाद बाकी ये सब आप फ्रेंड्स देख लीजिएगा, हम हो सके तो आई बटन पे उसका लिंक दे देंगे, ठीक है, बाद बाकी आपको मालूम ही है प्लेलिस्ट पे कहाँ मिलेगा। अब देखिए ये एक अच्छा क्वेश्चन है और ये हम करा ही चुके हुए हैं, बट फिर भी हम एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, इधर हम क्यों नहीं किए, क्योंकि न्यूमेरिकल है तो टाइम टेकिंग है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, सीधा सा फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, जब भी कंफ्यूजन हो आप हमेशा ये पूरा नहीं याद रखिए, हम लोग पढ़ते हैं एस ब्लॉक में, ग्रुप 1 ग्रुप 2 में, और जानते हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो इलेक्ट्रॉन लूज करने के कारण उसके ऊपर देखिए माइनस लगा हुआ है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं जो प्लस वाला है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, बस इसी को यूज कीजिए। ऑक्सीडाइजिंग पावर मतलब किसी को ऑक्सीडाइज कर रहा है तो खुद का क्या करेगा, रिडक्शन, और रिडक्शन का मतलब पॉजिटिव वैल्यू, तो जितना ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू उतना बढ़िया रिडक्शन, और दे भी रखा हुआ है इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो यानी मोर प्लस वैल्यू मोर स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो सबसे ज्यादा इसका है, फिर इसका है, फिर इसका है, BrICl, BrICl डायरेक्ट आंसर, क्लियर। अब देखिए नीट का ये क्वेश्चन है 2022 का, अगेन हम इसी बेसिक्स पे कराएंगे, इसी पर कराएंगे। देखिए सबसे पहले आप ये लाइन पढ़िए, इसको हम बाद में आते हैं, बस आप ये लाइन पढ़िए, यहीं से पूरा कॉन्सेप्ट निकल कर आता है। MnO4- लिबरेट O2 फ्रॉम वाटर, समझ में आ रहा है,
MnO4 माइनस पानी निकाले, पानी से O2 निकालेगा, तो हमें O2 निकालना है, O2 बनाना नहीं, आई मीन O2 से कुछ नहीं बनाना है, रादर O2 निकालना है पानी से। तो अब आप सिंपल ही समझिए, यहाँ H2O में इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 और वाटर में 0, तो हमें क्या करना है, O2 निकालना है। तो बेसिकली O2 का ऑक्सीडेशन 0 है, इसका -2 है, तो ये जो वैल्यू दे रखा हुआ है ये रिडक्शन का, तो इसका मतलब अगर हमें O2 निकालना होगा तो हमें -2 से 0 जाना पड़ेगा, यानी हमें क्या कराना, ऑक्सीडेशन, वाटर का ऑक्सीडेशन कराना है। समझ में आ रहा है ना? तो अब हम क्या कह सकते हैं, ये हमारा रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा हुआ है, तो इसका हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेंगे तो जस्ट वैल्यू उल्टा कर देंगे, क्योंकि बस साइड चेंज हो जाएगा, ये हम लोग जानते हैं। एक पार्ट मिल गया। अब दूसरा, अगर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है इसका रिडक्शन होगा, और रिडक्शन का वैल्यू लेना है, तो देखिए Mn +7 है और ये +2 है, तो ये +2 से +7 जा रहा है, तो ये क्या करा रहा है, ऑक्सीडेशन। तो हमें क्या चाहिए, रिडक्शन। क्यों, समझ में आ रहा है ना? क्योंकि O2 निकालना है तो -2 से 0 जाना पड़ेगा, इसका करा रहे ऑक्सीडेशन, तो इसका रिडक्शन ही होना पड़ेगा, तो हमें रिडक्शन का वैल्यू लेना पड़ेगा। बट ये वैल्यू दे रखा है +2 से +7, यानी बढ़ रहा है ऑक्सीडेशन का, तो इसका रिडक्शन क्या हो जाएगा, +1.510। अब बस अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो हमें साफ साफ दिख रहा है वैल्यू बहुत कम आएगा, तो 2 नहीं कम ही आएगा, उसमें भी वैल्यू 0 निकल कर आएगा, तो 0 निकल कर आएगा, तो आंसर यस। उसमें भी यस होगा कि नो होगा, याद कीजिए, डेल्टा जी बराबर -NFE, अगर E पॉजिटिव है तभी ओवरऑल ये फैक्टर निगेटिव आएगा, इसलिए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, इसलिए ये रिएक्शन भी होगा, इसलिए आंसर इज योर यस। ठीक है, और वंस अगेन ये क्वेश्चन करा चुके हुए, तो आप वहां से देख लीजिए। अब ये देखिए असर्शन रीजनिंग पे इस साल पूछा, पिछले साल पूछा हुआ है, अगेन वही क्वेश्चन आया, डेल्टा जी बराबर -NFE, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया। अब यहाँ क्या ध्यान देना है, E एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, डेल्टा जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, ये भी ट्रू है, एंड दिस इज योर करेक्ट एक्सप्लेनेशन। आप ये याद रखिएगा, ये इंटेंसिव होता है और ये एक्सटेंसिव होता है, और इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है एक न्यूमेरिकल में, वो पूछा नहीं है लेकिन पूछेगा तो हम जरूर करा देंगे, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पर अभी फील नहीं होगा, जब हम वो न्यूमेरिकल करा देंगे तब आपको फील होगा, इसलिए बोथ आर करेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन डायरेक्टली 4। अब जेईई मेन में इस साल क्वेश्चन पूछा, ये फर्जी क्वेश्चन है, कभी कभार पूछ देता है, ये बैटरी में क्या क्या एलिमेंट मौजूद है, ये हम हाईलाइट भी कर चुके हुए हैं डायरेक्टली, और देखिए कैडमियम निकल मैंगनीज, कैडमियम निकल मैंगनीज। तो ओवरऑल अगर हम देखिए, बैटरी वाला काम हो गया, सेल्फ पोटेंशियल गिब्स एनर्जी हो गया, हाफ सेल हो गया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया, और इधर न्यूमेरिकल हो गया। देखिए अभी यही वही रहा, इलेक्ट्रोलाइटिक एंड गैल्वेनिक सेल, दिस 2 क्वेश्चन। फिर जो पीछे कराए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर, ये क्वेश्चन आपका बेसिकली दिस वन, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसके बाद हाफ सेल वाला रिएक्शन भी करा दिए, यानी आपका दिस वन, ये एक बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था जिसको हम कॉन्सेप्ट पे बता दिए। ईएमएफ वाला हो गया, हाँ नॉस्ट इक्वेशन के साथ क्वेश्चन हम लगाना भूल गए, सो सॉरी फॉर दैट, बाद बाकी ये भी हो गया। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, हो सके तो बाकी और क्वेश्चंस के साथ हम आएंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे। सो थैंक यू गाइज एंड गुड लक।